अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक का नाम है सोशल प्लानेट क्लास 6 एसएसटी। क्लास 6 की आपकी एसएसटी की बुक है। बुक का नाम है सोशल प्लानेट। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको इसका सिलेबस बता देते हैं। जो आपका PA2 का सिलेबस है, तो आप इसका कंटेंट ओपन कर लिए। चलिए जल्दी से इसका कंटेंट ओपन कर लिए। और जैसे कि हमने यहाँ पर पहले से ऑलरेडी सिलेबस मार्क कर रखा है, तो हमने आपको बताया था कि हिस्ट्री में आपके 2 चैप्टर हैं PA2 में। ठीक है, हमने आपको PA2 का सिलेबस ऑलरेडी मार्क करवा रखा है, हिस्ट्री का, सिविक्स का, ज्योग्राफी का। तो हिस्ट्री में देखिए बच्चों, हिस्ट्री में आपके 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7, जो कि हमने चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट करा दिया है, चैप्टर नंबर 7 भी कंप्लीट करा दिया है। यानी आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। चैप्टर नंबर 6 कितने में हुई थी? 2 पार्ट में हुई थी। पार्ट नंबर 7 और 8 में हुई थी। चैप्टर नंबर 7 भी 2 पार्ट में हुआ था। ये पूरा ये हुआ था हमारा पार्ट नंबर 9 और पार्ट नंबर 10। यानी ये टोटल चार पार्ट में हमारा दोनों चैप्टर कंप्लीट हुआ था। 2 पार्ट में चैप्टर 6 हुआ था और 2 पार्ट में चैप्टर 7 हुआ था। तो ये दोनों हमारा कंप्लीट है। यानी हिस्ट्री का सिलेबस तो हमारा PA2 का कंप्लीट है। जियोग्राफी पे आ जाते हैं। तो जियोग्राफी में देख लिए, ऐसी जियोग्राफी में हमारे 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। कितने चैप्टर हैं आपके PA2 में? जियोग्राफी में 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 5 और चैप्टर 6। चैप्टर 5 जो है हमारा, वो भी हमने 2 पार्ट में किया था, पार्ट 7 और पार्ट 8। फिर चैप्टर 6 जो है, ये हमने पार्ट 9 और पार्ट 10 में किया था। यानी ये दोनों चैप्टर भी 2-2 पार्ट में हुए थे। ठीक है, यानी ये टोटल चार पार्ट में हमारे कंप्लीट हुए हैं। ज्योग्राफी में कितने चैप्टर हैं आपके? 2 चैप्टर हैं PA2 में, एक चैप्टर 5, चैप्टर 6, और दोनों ही हमारा कंप्लीट हो चुका है। यानी हिस्ट्री के साथ साथ हमारा जियोग्राफी का भी PA2 का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। सिविक्स में आ जाइए आप। सिविक्स में देखिए बच्चों, हमने इसमें आपको बताया था कि सिविक्स में PA2 में आपके 2 चैप्टर हैं। कौन कौन से? एक बताया था चैप्टर नंबर 5, एक है हमारा चैप्टर नंबर 6, जिसमें हमने बताया था कि जो चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 है जो पंचायती राज, ये हमने पार्ट नंबर 6 में कंप्लीट किया था। ठीक है स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्ट में हमने ये वाला कंप्लीट किया था। अब है हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, पार्ट नंबर 7 में स्टार्ट करेंगे। अगर हो सकता है पार्ट नंबर 7 में कंप्लीट हो जाए, या पार्ट नंबर 8 भी हो सकता है इसमें आ जाए। तो इसमें एक तो हमारा कंप्लीट हो चुका है बच्चों। ठीक है, चैप्टर नंबर हमारा 5 कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 6 हमें करना है, जो हमारा लास्ट चैप्टर रह गया सिविक्स का। उसके बाद आपका PA2 का तीनों का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब तीनों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हिस्ट्री आपका हो चुका है, ज्योग्राफी हो चुका है, सिविक्स हमारा बाकी रह गया है। तो 159 पेज नंबर 159 ओपन कर लिए। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6, पार्ट नंबर हमारा कौन सा है? 7। चलिए पेज नंबर 159 ओपन कर लिए जल्दी से। पेज नंबर 159, चैप्टर का नाम है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। 1 मिनट, उससे पहले आप पिछले चैप्टर पे आ जाइए। इससे पहले वाले चैप्टर पे आइए बच्चों। ये जो हमारा पंचायती राज था, आपको याद होगा हमने कितने पार्ट में कराया था? सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्ट में कराया था, पार्ट नंबर 6 में। सिर्फ कितने पार्ट में? सिर्फ और सिर्फ हमने पार्ट नंबर 6 में कराया था, एक पार्ट में। ठीक है, तो उसके बाद अब हमारा चैप्टर नंबर कौन सा है? 6 है। तो वो कौन सा होगा? पार्ट नंबर 6। ये कौन सा है? पार्ट नंबर 6 है। हमारा कौन सा होगा? पार्ट नंबर 7। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर आपको कंटेंट में भी बताया कि ये पार्ट नंबर कौन से में होगा? हमारा पार्ट नंबर 7 में स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर 6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 7 में भी कंप्लीट हो सकता है, और हो सकता है पार्ट नंबर इसमें 8 भी स्टार्ट हो जाए, तो कुछ भी हम कह नहीं सकते। मगर स्टार्टिंग हमारी कहाँ से होगी? पार्ट नंबर 7 से ही होगी। तो यहाँ पर लिख लिए आप पार्ट 7। सभी बच्चे अपने कॉपी बुक पर यहाँ पर लिख लेंगे पार्ट 7। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको डेट मेंशन करनी है यहाँ पर डेट। तो वो आपका काम है, आपको लिखनी होती है डेट किस दिन की होती है। यहाँ पर डेट आपको पता है, डेट उस दिन की होती है जिस दिन ये वीडियो जो कि हम पढ़ा रहे हैं, जिस दिन हम बात करते हैं डेट की, उस दिन की ये जो वीडियो होती है, जिस दिन भी अपलोड हो यूट्यूब पर उस दिन की यहाँ पर आपको तारीख लिखनी होती है। ठीक है, अब जैसे पार्ट 7 जिस दिन अपलोड हो रहा है, उस दिन की जो डेट होती है, वो डेट यहाँ पर आप लिख दिया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। हम इसमें रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। अभी तक हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, गवर्नमेंट और बहुत सारे ऐसे ही हमने चैप्टर पढ़े थे। इससे पहले वाले चैप्टर ऐसे ही पंचायती राज, अलग अलग हमने चीज़ें पढ़ी। अब रूरल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि रूरल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्या है। ठीक है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। लेट्स रीड। वी हैव नोन अबाउट द विलेज पंचायत। ये कह रहे हैं बच्चों, हमें मालूम है विलेज पंचायत के बारे में। क्या? वी हैव नोन अबाउट द विलेज पंचायत, हमें विलेज पंचायत के बारे में पता है। बट सम डिस्प्यूट्स आर बियॉन्ड द पावर ऑफ द पंचायत। मगर बच्चों कुछ डिस्प्यूट्स, कुछ मसले, कुछ जो मसले मसाइल होते हैं, वो जो है पंचायत के हाथों से, पंचायत के पावर से दूर होते हैं, परे होते हैं। बियॉन्ड द पावर ऑफ
पंचायत, पंचायत के पावर से, पंचायत की पकड़ से, पंचायत की ये कह सकते हैं जो क्षमता है, जो ताकत है, उससे जो है दूर रहते हैं, उसके बियॉन्ड रहते हैं, मतलब उसके अंडर में नहीं आते। वो कुछ काम ऐसे होते हैं जो पंचायत नहीं कर सकती, पंचायत के बस की नहीं होती। ठीक है, तो ये कह रहे हैं वी हैव नोन अबाउट द विलेज पंचायत, हमें जो है विलेज पंचायत के बारे में पता है, मगर कुछ काम, कुछ डिस्प्यूट्स ऐसे होते हैं जो कि पंचायत के पावर के बियॉन्ड होते हैं। ठीक है, लुक एट दिस स्टोरी, ये कह रहे हैं चलिए आप इस स्टोरी को देखिए। पहला है यहाँ पर बालमपुर इज़ अ स्मॉल विलेज, एक कहानी सुना रहे हैं आपको ये। ठीक है, इस कहानी के ज़रिए आपको समझाएंगे, स्टोरी के ज़रिए, कि बालमपुर इज़ अ विलेज, स्मॉल विलेज। बालमपुर जो है एक छोटा सा गांव है, विलेज मतलब गांव। ठीक है, एक छोटा सा गांव है। देयर आर मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स लिविंग देयर हैंड टू लिविंग देयर हैंड टू माउथ। ये कह रहे हैं वहाँ पर जो है मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स जो हैं वहाँ पर हैंड टू माउथ, मतलब हाथ से लेके मुंह तक की बात करें, मतलब सिंपली अगर बात करें तो ज़्यादातर वहाँ पर फार्मर ही फार्मर हैं। क्या? हाँ, ज़्यादातर वहाँ पर फार्मर ही फार्मर हैं, किसान ही किसान हैं। जहाँ पर आप देखेंगे तो किसान ही नज़र आएंगे। तो बालमपुर एक छोटा सा गांव है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जो है किसान ही करते हैं, यानी फार्मर हैं। ओनली 3 और 4 फैमिलीज़ ओन बिग एग्रीकल्चर फील्ड। ये कह रहे हैं खाली 3 या 4, क्या 3 या 4 फैमिलीज़ ही ऐसी हैं जिसकी बड़ी एग्रीकल्चर फील्ड है। क्या? बड़ी एग्रीकल्चर फील्ड है, मतलब बड़ा खेत है, वरना बाकी तो सब छोटे छोटे ज़री सी जगह पर ज़रा से छोटे छोटे खेतों पर काम करते हैं। वरना 3-4 ही ऐसे घर हैं, 3-4 ही ऐसे फैमिली हैं जिसके बड़े बड़े खेत हैं, बड़ी बड़ी फील्ड हैं जहाँ पर वो खेती करते हैं। वरना बाकी लोगों को ज़री सी छोटी छोटी सी जगह है उन लोगों के पास, मतलब वो ज़्यादा हम ये कह सकते हैं ज़्यादा अमीर लोग नहीं हैं, छोटा सा गांव है। ठीक है, पिछड़ा हुआ गांव है, बहुत गरीब गांव है, जिसके में जो है लोग बाग के पास ज़्यादा ज़मीन भी नहीं है कि उस पर वो अच्छे से खेती कर पाएँ। आउटसाइड द विलेज आर फील्ड्स ऑफ ऑल द विलेजर्स। ये कह रहे हैं गांव के बाहर, यानी जो अपना गांव का एरिया जहाँ पर लोग बाग रहते हैं उसके बाहर वाले इलाके में, विलेज वाले बाहर, जैसे अब ये मान लो एक जगह है यहाँ पर लोग बाग रहते हैं, इसके आउटसाइड बाहर वाला इलाका जो है, बाहर वाला वो क्या है, इनकी फील्ड वाला इलाका है जहाँ पर विलेजर्स जो है अपना काम करते हैं। ठीक है, आउटसाइड द विलेज आर फील्ड्स ऑफ ऑल द विलेजर्स। विलेज के आउटसाइड, विलेज के बाहर जो है फील्ड्स है विलेजर का, सारे जितने भी गांव वाले हैं उनके फील्ड्स, उनके खेत हैं वहाँ पर। देयर आर नो फॉर्मल लाइंस बिटवीन द 2 फील्ड्स, और 2 खेतों के बीच में कोई भी फॉर्मल लाइंस नहीं है। मतलब जैसे हमारे घर होते हैं, हम लोग अपने घर, हमारी घर होती है, हमारी कहीं हमने ज़मीन ली तो हम उस ज़मीन के चारों तरफ नीम खुदवा देते हैं या ईंटें लगवा देते हैं, या हमारा लिखा हुआ होता है कि ये एरिया है, ये एरिया है, इस तरह से। तो इस तरह से इनका जो है, ये जो फार्मर्स हैं, इनकी जो फील्ड्स हैं, इनके जो खेत हैं, आपस में बिल्कुल जुड़े हुए हैं। क्या मतलब? आपस में जुड़े हुए हैं। अब जुड़े तो सबके खेत होंगे, अगर किसी का खेत है तो उसके बराबर वाला किसी ना किसी का होगा, हो सकता है उसी का हो या किसी और का हो। तो इस तरह से खेत तो जुड़े होते हैं, मगर कोई फॉर्मल लाइंस नहीं है, मतलब कोई फॉर्मल लाइंस नहीं है जिसे देखकर वो कह सके यहाँ तक मेरा है, यहाँ तक तुम्हारा है। अगर हम घर बनवाते हैं तो अपने घर, जैसे कहीं ज़मीन खरीदते हैं तो हमारा एरिया होता है कि 100 गज़ की ज़मीन ये है, तो हम उसके चारों तरफ बाउंड्री करवा देते हैं छोटी छोटी, जिससे पता चल जाए कि ये हमारा घर है, हमारी एरिया है, हमारी ज़मीन है। ठीक है, इस तरह से कोई फॉर्मल लाइन नहीं है उनके फील्ड्स के बीच में, उनके मैदानों के बीच में, उनके खेतों के बीच में कोई ऐसी लाइनें नहीं है जिससे पता चल सके कि ये वाली जो है क्या कहते हैं हमारी है। जैसे यहाँ पर लिखा है अ स्मॉल बाउंड्री कॉल्ड अ बंद सेपरेट वन फ्रॉम द अनदर, जैसे कि अदर। ये कह रहे हैं कोई फॉर्मल लाइन नहीं है, एक छोटी सी जो बाउंड्री होती है जैसे हम कहते हैं बंद, वो एक दूसरे से सेपरेट करती है। ठीक है, सोहन लाल सिंह ओन्स a स्मॉल एग्रीकल्चरल लैंड ऑन विच ही हैड बीन फार्मिंग फॉर मैनी ईयर्स। ये कह रहे हैं सोहन लाल सिंह जो है उसके पास एक छोटी सी एग्रीकल्चर लैंड है, यानी खेती बाड़ी के लिए एक ज़मीन है, ऑन विच ही हैड बीन फार्मिंग फॉर मैनी ईयर्स, जिसके ऊपर वो काफ़ी सालों से खेती कर रहा है, किसानी कर रहा है। ठीक है, सोहन लाल। द फील्ड नेक्स्ट टू हिम इज़ द लैंड ऑफ अ रिच फार्मर अजब सिंह, और जो उसके अगले ही मतलब सोहन लाल की अगली वाली जो फील्ड है, सोहन लाल की जो अगली वाली फील्ड है वो एक बड़े फार्मर की फील्ड है, एक अमीर फार्मर की फील्ड है जिसका नाम है अजब सिंह। ठीक है, यहाँ पर लिखा है द फील्ड नेक्स्ट टू हिम इज़ द लैंड ऑफ अ रिच फार्मर अजब सिंह। इसके अगली ही मतलब उसके बराबर वाली ही, जैसे जहाँ पर सोहन लाल की फील्ड है उसकी अगली फील्ड, उसका अगला खेल जो है वो किसका है, एक बड़ा अमीर फार्मर है, अमीर किसान है, यानी पैसे वाला होगा, बड़ा होगा। ठीक है, उसका नाम है अजब सिंह, वो वाला खेत उसका है, यानी दोनों का खेत मिला हुआ है। when सोहन लाल सिंह reached his field he noticed that अजब सिंह had shifted the बंद by a new few feet। ये कह रहे हैं एक दिन क्या हुआ, जब सोहन लाल सिंह एक दिन सोहन लाल सिंह जब अपने खेत पहुंचा, when सोहन लाल सिंह
रीच हिज फील्ड, जब वो अपने खेत पहुंचा तो उसने क्या नोटिस किया कि अजब सिंह ने अपनी बाउंड्री जो है बढ़ाकर उसकी बाउंड्री तक कर दी है। मतलब उसके खेत में से वो बंद जो था, वो जिससे भी बंद लगाया हुआ था, वो बंद हटा के वो बढ़ा दिया है और अपने खेत को बढ़ाकर उसके खेत में ज़मीन कर ली है। मतलब उसकी ज़मीन जो है अपने में मिला ली है। जैसे अब यहाँ पर मैंने कहा ऐसे करके ये खेत है, इसके बीच में मैंने एक रस्सी बांध दी है, किसी भी तरह का बंद लगा दिया, जिससे पता चला कि ये वाला मेरा है, ये वाला किसी और का है। अब कोई और आया अगले दिन, वाला बंद हटा के मेरी ज़मीन पे इधर खिसका दिया, तो मेरी ज़मीन तो कम हो गई, उसकी ज़मीन बढ़ गई। तो इस तरह से जो सोहन लाल सिंह था, जब वो अपने खेत पहुँचा तो उसने नोटिस किया कि अजब सिंह ने वो बंद जो है कुछ फीट जो है दूर कर दिया है, कुछ फीट मेरे खेत पर कर दिया, यानी अपना खेत जो है बढ़ा लिया है, मेरे खेत पे ज़मीन जो है थोड़ी सी अपने कब्ज़े में कर ली है। अजब सिंह फैमिली ओन मैनी फील्ड्स, और अजब सिंह की जो फैमिली थी, जो अजब सिंह जो किसान था, जो अमीर किसान था, जो बड़ा किसान था, उसकी फैमिली में बहुत सारे फील्ड्स उनके पास हैं। हिज चाचा वॉज ऑल्सो द हेडमैन ऑफ द विलेज, यहाँ तक कि जो उसके चाचा थे, अजब सिंह के जो चाचा हैं, वो भी जो है क्या है, हेडमैन हैं विलेज के। हिज ओन ब्रदर इज़ ऑल्सो द मेंबर ऑफ द पंचायत, उसका खुद का भाई जो है पंचायत का मेंबर है। मतलब वो पंचायत समिति जो हमने बताया था पंचायत है, पंचायत में एक मेंबर वो भी है, उसका भाई भी। किसका भाई? जो अमीर है, जो अमीर राजा वो है किसान, उसका जो चाचा है वो जो है हेडमैन है विलेज का, और उसका जो भाई है वो खुद पंचायत मेंबर है। सोहन लाल सिंह वॉज वेरी एंग्री एज अजब सिंह बाय टेकिंग ओवर हिज लैंड इंक्रीज द साइज ऑफ हिज ओन लैंड। सोहन लाल सिंह जो है अब बहुत ज़्यादा गुस्सा था। क्यों? क्योंकि जैसे कि अजब लाल सिंह ने उसकी ज़मीन लेकर अपनी ज़मीन को बढ़ा रहा था, उसकी ज़मीन को हड़प कर, उसकी ज़मीन को कम करके, उसकी ज़मीन को कब्ज़ा करके अपनी ज़मीन को बड़ा कर दिया, और जो है इस वजह से सोहन लाल सिंह बहुत ज़्यादा एंग्री था। बट ही वॉज फ्राइटेंड ऑल्सो एज अजब सिंह वॉज रिच एंड स्ट्रॉन्ग इन मैन पावर ऑल्सो, मगर वो थोड़ा जो है डरा हुआ भी था। ठीक है, वो जो है चौंका हुआ, मतलब डरा हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि वो जो अजब सिंह जो है वो जो है अमीर भी है बहुत ज़्यादा, और जो है मैन पावर, स्ट्रॉन्ग इन मैन पावर, और वो उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, ताकतवर है। क्यों? क्योंकि उसका चाचा हेडमैन है, उसका भाई पंचायत का मेंबर है, और यहाँ तक कि खुद वो इतना अमीर है। तो वो सोच रहा था सोहन लाल कि अब ये इतने पावरफुल हैं, इतने ताकतवर हैं, इतने अमीर हैं, तो इस वजह से वो थोड़ा डर भी रहा था। एक तो उसे गुस्सा भी आ रहा था कि इसने मेरी ज़मीन को कब्ज़ा कर लिया है, मेरी ज़मीन में अपनी ज़मीन को बढ़ाकर मेरी ज़मीन पे ले आया है, मेरी ज़मीन को आधा इसने कब्ज़ा कर लिया है। और फिर वो डर भी रहा था कि अगर मैं इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊंगा तो ये तो इसके बहुत अमीर है, इसके चाचा भाई सब तो इतने पावरफुल हैं, सब इतना पैसे वाले हैं। बट स्टिल सोहन लाल सिंह डिसाइडेड एंड पिक अप करेज टू टॉक टू अजब सिंह अबाउट द इनजस्टिस। मगर इसके बाद भी सोहन लाल ने क्या किया? सोहन लाल सिंह डिसाइडेड एंड पिक अप करेज टू टॉक टू अजब सिंह अबाउट द इनजस्टिस। सोहन लाल ने इसके बाद भी जो है करेज यानी हिम्मत जुटाई, हिम्मत जो है ली, हिम्मत इकट्ठा की, पिक अप करेज, ठीक है, उसने हिम्मत करी और क्या किया? अजब सिंह से बात की उस इनजस्टिस के बारे में। उसने जो काम किया था उसके बारे में उसने अजब सिंह से बात की, उसने हिम्मत करके अजब सिंह से बात की। फिर उसके बाद सोहन लाल सिंह अलॉन्ग विथ सम अदर ओल्ड विलेजर्स रीच अजब सिंह हाउस एंड एज एक्सपेक्टेड आर्ग्यूमेंट फॉलोड बिटवीन द टू। क्या हुआ? सोहन लाल सिंह और उसके साथ कुछ बूढ़े विलेजर्स, जो पुराने बुजुर्ग जो होते हैं गांव के, वो लोग अजब सिंह के घर पहुँचे। ठीक है, सोहन लाल सिंह जो गरीब किसान था वो, और उसके साथ कुछ गांव के बुजुर्ग और बड़े जो लोग होते हैं, बड़े गांव वाले होते हैं, वो लोग उसके अजब सिंह के घर पहुँचे, और जैसे कि एक्सपेक्टेड होता है हर बार की तरह आर्ग्यूमेंट दोनों के बीच में होने लगा। ठीक है, आपस में दोनों के आर्ग्यूमेंट्स चलने लगे। अजब सिंह रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट दैट ही हैड डन एनीथिंग रॉन्ग विद द बंद। अजब सिंह ने क्या कर दिया कि उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है बंद के साथ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, बंद जैसा था वैसे ही है, मैंने बंद को नहीं अब तुम्हारी खेत पे बढ़ाया, ऐसा कुछ नहीं किया। उसने साफ साफ मना कर दिया कि मैंने बंद के साथ कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं किया है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अजब सिंह अलॉन्ग विद हिज हेल्पर बीट सोहन लाल सिंह, बीट सोहन लाल सिंह ये कह रहे हैं जो अजब सिंह थे और उसके जो हेल्पर्स थे, यानी उसके जो कर्मचारी थे, उसके काम करने वाले, उसके जो घर के होंगे नौकर चाकर, उन लोगों ने मिलकर अजब सिंह के साथ सोहन लाल को बहुत मारा। ठीक है, बीट मतलब पीटना। अजब सिंह अलॉन्ग विद हिज हेल्पर, अजब सिंह और उसके हेल्पर के साथ सोहन लाल को उन लोगों ने मिलकर बहुत मारा, जो गरीब किसान था उसे बहुत मारा। विलेजर टुक सोहन लाल सिंह अवे, और विलेजर जो थे, गाँव वाले जो थे, उन्होंने सोहन लाल को वहाँ से छुटाकर ले गए, वहाँ से बचाकर दूर ले गए। He decided to go to the police station of his area and file a complaint in the local area police.
उसने क्या डिसाइड किया कि जो है वो पुलिस स्टेशन जाएगा और उस एरिया का जो पुलिस स्टेशन है, जो उसके गांव का जहां पर वो रहता था, क्या नाम था, बालमपुर। तो बालमपुर का जो पुलिस स्टेशन है, उसने सोचा मैं वहाँ जाऊँगा पुलिस स्टेशन और उसके खिलाफ एक फ़ाइल कंप्लेन करूँगा इन द लोकल एरिया पुलिस स्टेशन अगेंस्ट अजब सिंह के खिलाफ जो हमारा लोकल एरिया पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाके मैं फ़ाइल कंप्लेन करूँगा, यानी रिपोर्ट दर्ज करूँगा। हिज फ्रेंड कन्वर पाल एंड सम अदर विलेजर हु हैड सीन द इंसिडेंट ऑल्सो वेंट अलॉन्ग विद हिम। और उसके दोस्त कन्वर पाल और जो दूसरे अदर विलेजर्स थे, दूसरे जो गांव वाले थे जिन्होंने ये इंसिडेंट, ये हादसा देखा था, वो उसके साथ गए। मतलब एक तरह से वो गवाह बन के गए बताने कि हाँ ऐसा हुआ है, क्योंकि उन गांव वालों के सामने उसने मारा और वो झूठ बोल रहा था और सबने देखा कि हाँ ये तो ज़मीन बढ़ा रखी है बाकायदा, और उसकी ज़मीन जो सोहन लाल की थी वो पहले से कम है। तो वो लोग भी उसके साथ गए सबूत के तौर पर गवाह बन के। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन का एरिया की बात करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने ये बात कर ली कि वो पुलिस स्टेशन जा रहा है, अब उसके बाद देखते हैं एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन। जैसे कि हमें सबको ही पता है पुलिस स्टेशन का भी एक एरिया होता है जो उसके अंडर में आता है, मतलब उसका एरिया डिफाइन होता है कि आपको इस एरिया के अंदर जो सारे काम हो रहे हैं उस पर नज़र रखनी है। ठीक है, दूसरे एरिया में दूसरा पुलिस थाना होता है, दूसरे पुलिस वाले होते हैं। चलिए पढ़ते हैं। वन ऑफ द विलेजर्स प्रेम, क्या ये गांव वाला है एक, उसका नाम है प्रेम, एक विलेजर है प्रेम जिसने सजेस्ट किया, जिसने राय दी दैट ही शुड स्पेंड सम मनी, क्या कि उसे कुछ पैसा खर्च करना चाहिए एंड गो टू द मेन पुलिस स्टेशन सिचुएटेड अ फ्यू किलोमीटर्स अवे। ये किलोमीटर्स है, गलत लिख दिया इन्होंने। ठीक है, एक गांव वाला जिसका नाम था प्रेम, उसने सजेस्ट किया, उसने राय दी कि उसे जो है कुछ पैसा खर्च करना चाहिए और खर्च करके पैसा थोड़ा बहुत लगाना चाहिए और उसे जो है जो मेन पुलिस स्टेशन है जो कि कुछ किलोमीटर दूर है गांव से, वहां पर जाके उसे रिपोर्ट करनी चाहिए। बट अनदर वन कृष्णा सेड दैट दे कुड गो टू देयर पुलिस स्टेशन ओनली बिकॉज देयर विलेज केम इन इट्स एरिया। मगर जो दूसरा अनदर जो कृष्णा एक आदमी था, उसने बताया कि नहीं, वो सिर्फ जो है मतलब कौन, सोहन लाल जो है सिर्फ और सिर्फ अपने ही पुलिस स्टेशन में जा सकता है जो कि उसके गांव के एरिया में आता है, बिकॉज देयर विलेज केम इन इट्स एरिया, क्योंकि जो उनका गांव है वो उस पुलिस स्टेशन के एरिया में आता है, तो सोहन लाल सिर्फ वहीं जा सकता है, इसने ये बात की। ठीक है, एन एजुकेटेड विलेजर पवन सिंह सेड दैट वन हैड टू रजिस्टर द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। और एक पढ़ा लिखा जो एजुकेटेड विलेजर था गांव में, एक पढ़ा लिखा आदमी था जिसका नाम था पवन सिंह, उसने ये बताया कि नहीं, मतलब उसने ये कहा कि जो सोहन लाल है उसे जो है सबसे पहले एक रजिस्टर करनी चाहिए रिपोर्ट, जिसे कहते हैं FIR, क्या कहते हैं हम, FIR दर्ज करनी चाहिए सबसे पहले, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, सबसे पहली रिपोर्ट, इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसमें जो है सबसे पहले ये बताया जाता है किस वजह से आप उसके रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या परेशानी है। ठीक है, उसने क्या काम किया, तो सबसे पहली रिपोर्ट होती है ये जो दर्ज की जाती है। तो उसने कहा, पढ़े लिखा जो था पवन सिंह, उसने बताया कि सबसे पहले उसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी FIR पुलिस स्टेशन में जाके दर्ज करनी चाहिए इन द पुलिस स्टेशन दैट कम्स अंडर वंस एरिया, जो कि हमारे एरिया में आता है। एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन एरिया दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल। ये कह रहे हैं हर पुलिस स्टेशन का एक एरिया होता है जो कि उसके कंट्रोल में आता है, मतलब हर पुलिस स्टेशन का एक एरिया होता है कि उसके कंट्रोल में ये एरिया है। जैसे कि अगर मैं किसी एरिया की बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि दूसरा पुलिस वाला आके यहाँ पर काम कर रहा है, वो अपने एरिया में ही काम करेगा। ठीक है, उसका वो उससे दे रखा है कि वो अपने एरिया को संभाले, एक एरिया डिफाइंड होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ें होंगी, चोरी, ठीक है, एक्सीडेंट, इंजरी, फाइट, कोई भी तरह की प्रॉब्लम होगी, ठीक है, रॉबरी होगी, तो ये सारे काम जो है अपने एरिया के अंदर अगर हो रहे हैं तो पुलिस स्टेशन वहाँ पर नज़र देगी, मतलब वहाँ पर देखभाल करेगी। अब वो उसके एरिया में नहीं आती, किसी और पुलिस स्टेशन के एरिया में आते हैं, तो वो पुलिस स्टेशन जो है जिसके एरिया में आती है उसका काम होगा वो। तो ये कह रहे हैं एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन एरिया दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल। द स्टेशन हाउस ऑफिसर, जिसे हम कहते हैं SHO, क्या आपने सुना होगा SHO, सुना होगा, फुल फॉर्म नहीं सुनी होगी, आपने कभी सुना होगा SHO, या किसी कार के ऊपर, जीप के ऊपर लिखा हुआ देखा होगा SHO। तो SHO का फुल फॉर्म क्या होती है SHO की, स्टेशन हाउस ऑफिसर। क्या, स्टेशन हाउस ऑफिसर इज़ द पर्सन इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। ये जो है वो आदमी होता है जो इंचार्ज होता है पुलिस स्टेशन का, क्या, पूरे पुलिस स्टेशन का ये इंचार्ज होता है। पीपल लिविंग इन दैट एरिया कैन रिपोर्ट द पुलिस
अबाउट एनी थेफ्ट। ये कह रहे हैं जो इंसान, जो लोग बाग उस एरिया में रह रहे हैं जिस एरिया की पुलिस है, उस पुलिस स्टेशन में जाके किसी भी चोरी, थेफ्ट, एक्सीडेंट, ठीक है, एक्सीडेंट के बारे में, इंजरी के बारे में, फाइट के बारे में, या कोई भी तरह की ऐसी प्रॉब्लम है, जाके क्या कर सकता है, रिपोर्ट कर सकता है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफ दैट स्टेशन टू इंक्वायरी, टू इन्वेस्टिगेट एंड टेक एक्शन ऑन द केसेस विद इन इट्स एरिया। ये जो है, फिर उन्होंने वो कहने लगा कि उसके बाद ये जो है ड्यूटी होती है पुलिस वालों की, ये पुलिस स्टेशन वालों की ड्यूटी होती है कि जो स्टेशन है, क्या ये पुलिस वालों की ड्यूटी होती है कि ये जो स्टेशन है उसे इंक्वायरी करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, ठीक है, छानबीन करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेट मतलब छानबीन करने की चाहिए, एंड टेक एक्शन ऑन द केसेस विद इन इट्स एरिया, और उस पर जो है काम करना चाहिए जो उनके एरिया में हो रहा है काम। मतलब सिंपली बात करी जाए तो जिस एरिया के पुलिस वाले हैं उन्हें जो है किसी भी तरह की परेशानी अगर कहीं पर हो रही है, कहीं पर अगर किसी भी तरह की इंक्वायरी है, वो भी करना, इन्वेस्टिगेशन करना या छानबीन करना, इंक्वायरी लेना, ठीक है, और किसी भी तरह के अगर कोई भी केसेस है उस एरिया का, उस पर एक्शन लेना, उस पर काम करना। ये सारा काम किसका है? उस एरिया का पुलिस स्टेशन, जो उस एरिया का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ के जो पुलिस वाले हैं उनका। चलिए अब यहाँ पर देखिए फंक्शन ऑफ पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन का फंक्शन क्या होता है, अब उसका काम क्या होता है। द प्राइम वर्क ऑफ द पुलिस इज़ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द एरियाज़। सबसे जो प्राइम वर्क है, सबसे जो मेन वर्क है, जिसके लिए ही पुलिस वालों को जॉब दी गई है, पुलिस स्टेशन बनाया गया है, वो प्राइम वर्क क्या है? इज़ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द एरियाज़ के अंदर लॉ यानी कानून और ऑर्डर को मेंटेन करना। कोई कानून तो नहीं तोड़ रहा है, कोई ऑर्डर के हिसाब से चल तो नहीं रहा है, ऐसा तो नहीं है कि कोई ऑर्डर के हिसाब से ना चल रहा हो, ठीक है, तो कोई भी कानून ना मान रहा हो, कोई हेलमेट ना पहन रहा हो, कोई बिना ड्राइविंग लाइसेंस की गाड़ी चला रहा हो। ये सब हमारे कानून है कि हेलमेट के साथ हमें ड्राइविंग करनी है। अगर वो 18 साल से नीचे है तो वो ड्राइविंग नहीं कर सकता क्योंकि उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना होता है। तो ये सब काम किसका है? ये पुलिस वालों का ही तो काम होता है। जगह जगह वो चेकिंग कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि कोई ऐसा तो नहीं है जिसका ड्राइविंग लाइसेंस ना हो, कोई चोरी की बाइक तो नहीं ले जा रहा, चोरी की कार तो नहीं ले जा रहा है। तो चोरी करना थेफ्ट यानी हो जाता है। थेफ्ट मतलब छीना झपटी जो होती है, ठीक है, और स्टोलिंग चोरी करना, ये सब चीज़ें जो है कानून के खिलाफ है, इलीगल चीज़ें हैं, गलत चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें कौन देखता है? इस सब क्राइम को कौन रोकता है? इस सब क्राइम को कौन रोकता है? पुलिस वाले रोकते हैं। तो ये जो प्राइम वर्क होता है पुलिस का, वो क्या होता है? लॉ मेंटेन करना और ऑर्डर मेंटेन करना एरिया के अंदर। मतलब जिस एरिया के पुलिस वाले हैं, जिस एरिया का पुलिस स्टेशन है उसके अंदर, उस एरिया के अंदर, टू स्टॉप क्राइम एंड टू होल्ड द क्रिमिनल्स और एंटी सोशल एलिमेंट्स एंड मेंटेन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। और उसका दूसरा काम क्या होता है? क्राइम को रोकना, ठीक है, जुर्म को रोकना, एंड टू होल्ड द क्रिमिनल्स, और क्रिमिनल्स को, जो जुर्म करने वाले लोग हैं, ठीक है, जो अपराधी हैं, उन्हें होल्ड करके रखना, पकड़ना, और उन्हें ये काम ना करने देना, उन्हें सज़ा देना। और एंटी सोशल एलिमेंट्स, और जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, या पीस मेंटेन करना और ट्रैंक्विलिटी, ठीक है, ये सारे काम जो है पुलिस वालों के होते हैं। द पुलिस स्टेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग द लॉ एंड ऑर्डर इन दैट एरिया। ये कह रहे हैं जो पुलिस स्टेशन होता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया का, वो इसका जिम्मेदार होता है कि उस एरिया में मतलब जिस एरिया का पुलिस स्टेशन है उस एरिया में वो उसकी ही जिम्मेदारी होती है कि वो लॉ, जो हमारा कानून है, उसे इन्फोर्स करे और ऑर्डर को इन्फोर्स करे। मतलब अगर कोई मेंटेन नहीं कर रहा है, लॉ को तोड़ रहा है, ऑर्डर को नहीं मान रहा है, ठीक है, हुक्म को नहीं मान रहा है, तो उसे पहले तो बताना, समझाना, और उसे जो उसके जो टर्म्स और कंडीशन है जिस वजह से उसे हैंडल करना होता है उस तरीके से हैंडल करना, और उसे जो है इन्फोर्स करना, लोगों को समझाना, और ज़बरदस्ती वो कानून फॉलो करवाना। मतलब जैसे कि कोई इंसान है, अब जैसे कि 18 साल से नीचे हैं बच्चे हैं, वो जो है ड्राइविंग कर रहे हैं और उनके पास लाइसेंस नहीं है, तो ज़बरदस्ती उनसे जो है क्या करा जाएगा? ड्राइविंग लाइसेंस वैसे तो बनवा नहीं सकते, उस टाइम 18 साल का है नहीं तो कैसे बन सकता है? तो ज़बरदस्ती उससे जो है रिस्ट्रिक्टली, मतलब उन्हें स्ट्रिक्टली जो है कहा जाएगा कि वो ड्राइविंग ना करें, और वो उन्हें कहा जाएगा कि अपने लॉ और ऑर्डर्स को फॉलो करें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कानून यानी जो हमारे पुलिस वाले होते हैं वो करते हैं, जो कानून को बचाए रखना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 160। द पुलिस ऑफ एन एरिया, इसके बाद यहाँ पर देखिए ये हमारा लास्ट लाइन है, द पुलिस ऑफ एन एरिया, फिर पेज नंबर 160। द पुलिस ऑफ एन एरिया रजिस्टर केसेस ब्रॉट टू देयर नोटिस बाय द पीपल ऑफ दैट एरिया। ये कह रहे हैं जो पीपल, जो पुलिस होते हैं उस एरिया के, वो क्या करते हैं? रजिस्टर केसेस, वो केसेस रजिस्टर करते हैं, अलग अलग केसेस रजिस्टर करते हैं, ब्रॉट टू देयर नोटिस, जो उनके नोटिस में आते हैं, लाए जाते हैं, बाय द पीपल ऑफ दैट एरिया। उस एरिया के जो लोग होते हैं उनके ज़रिए जो केसेस लाए जाते हैं वो पुलिस वाले रजिस्टर करते हैं वो सारे केसेस।
दे कैन ऑल्सो रजिस्टर केसेस ऑन देयर ओन, और वो जो है अपने आप भी केसेस रजिस्टर कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले जब ही केस रजिस्टर करेंगे जब कोई दूसरा आके उनसे कहेगा। हो सकता है कोई ऐसा ये काम देखें जो ये खुद काम देख रहे हो, कहीं चोरी हो रही है तो वो काम खुद ही रजिस्टर कर सकते हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कहीं पर चोरी हो रही है तो वहाँ का इंसान ही आके बताएगा कि चोरी हो रही है तभी केस रजिस्टर होगा, ठीक है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो किसी और ने देखे, उन्होंने गवाह बने, वो आके उन्होंने केस किया, ठीक है, एफआईआर की। कुछ केसेस ऐसे होते हैं पुलिस वाले खुद ही उसके जो है गवाह होते हैं, उन्होंने खुद उनकी आंखों के सामने हुआ होता है तो वो खुद उसके जो है एज अ रजिस्टर होते हैं, वो खुद ही केस लेके आते हैं तो खुद ही जो है रजिस्टर कर लेते हैं। अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पुलिस इंक्लूड, ये कह रहे हैं जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं पुलिस की उसमें क्या क्या आता है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। पहला है मेंटेनिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल बाय सेफ गार्डिंग देयर फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहला कि किसी इंडिविजुअल मतलब किसी भी इंसान की, मतलब किसी भी इंसान, जैसे इंडिविजुअल की बात करूँ तो हर एक इंडिविजुअल मतलब हर एक, तो मेंटेनिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, हर एक की डिग्निटी को मेंटेन करके रखना। कैसे? पुलिस का काम ये होता है कि हर एक की डिग्निटी को मेंटेन करके रखना बाय सेफ गार्डिंग देयर फंडामेंटल राइट्स। कैसे? उसके फंडामेंटल राइट्स को सेफ गार्ड करके, बचा कर, सेव करके। मतलब सिंपली मैं बात करूँ तो ऐसा नहीं कि किसी को तो वो बहुत इज्जत दे रहे हैं, किसी के सारे हक जो हैं वो दिला रहे हैं और किसी की बात ही नहीं सुन रहे हैं, किसी के फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, सुना ही नहीं जा रहा है। तो पुलिस को जो है उसकी डिग्निटी को, किसी भी इंसान की, इंडिविजुअल मतलब हर एक की डिग्निटी को, हर एक की जो उसकी जो चाह है या हम कह सकते हैं उसकी जो इज्जत है उसे सेफ गार्ड करके रखना, उसे बचा के रखना, उसके फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है, उसके फंडामेंटल राइट्स को बचा कर रखना। उससे ही आपको जो है, अगर किसी के हम फंडामेंटल राइट्स को सेव कर रहे हैं, उससे सारे हक दिए जा रहे हैं, तो यानी हम उसकी डिग्निटी को मेंटेन कर रहे हैं। सेकंड है इम्प्लीमेंट द लॉ इम्पार्शियली, और जो लॉ है वो इम्पार्शियली इम्प्लीमेंट करना, मतलब लागू करना, पार्शियली लागू मत करना। मतलब ऐसा नहीं कि किसी पर कानून चला रहे हैं और किसी पर कोई कानून नहीं है, उन्हें छोड़ रखा है, वो आज़ाद हैं। इम्पार्शियली मतलब सबके ऊपर बराबर, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी के पार्शियली करना है काम, कि उसके ऊपर लॉ चल रहा है उसके ऊपर नहीं चल रहा। मतलब कोई इंसान है उसे तो जाने दे रहे हैं, ठीक है, उसकी कोई चेकिंग नहीं है, वो हेलमेट भी नहीं पहना, 18 साल का भी नहीं है, क्यों? क्योंकि वो किसी नेता के बेटा है या कुछ है, जो भी है, चलिए ठीक है। तो ये सिंपल कहना चाह रहे हैं कि इम्पार्शियली लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं करना है, हर एक के लिए कानून बराबर होना चाहिए और पुलिस वालों को यही करना चाहिए, कोई भी उसके लिए कानून सेम होना चाहिए और बराबर के कानून उसे फॉलो करवानी चाहिए। थर्ड है इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम्स एंड टेकिंग एक्शन, उनका जो है। और तीसरा काम क्या होता है? क्राइम्स को, जो सारे जो अपराध हो रहे हैं या कोई भी चोरी चकारी जैसे भी अपराध हो रहे हैं उस पर इन्वेस्टिगेटिंग करना, यानी इन्वेस्टिगेशन करना, यानी क्या करना? उस पर इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है, उसके बाद मतलब कार्रवाई करना। और टेकिंग एक्शन, और उस पर एक्शन लेना, उस पर काम करना। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन मतलब होता है छानबीन, और टेकिंग एक्शन मतलब उस पर कार्रवाई करना। अब छानबीन करना, कोई भी क्राइम है उसके बारे में पता करना, सर्च करना कि क्या मामला था, ठीक है, सबूतों को इकट्ठा करना, चोरों को पकड़ना, ठीक है, क्रिमिनल को पकड़ना कि क्रिमिनल कौन है, किसने ये काम किया है, ये सारी चीज़ें, उस पर एक्शन लेना पुलिस वालों का काम है। फोर्थ है मेंटेनिंग अ फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी इन द कम्युनिटी के अंदर एक ऐसी फीलिंग पैदा करना कि सभी लोग सिक्योर हैं, ठीक है। कम्युनिटी जो है उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि अगर पुलिस वाले काम कर रहे हैं तो हम लोग सिक्योर हैं, ऐसी फीलिंग पैदा कर देना। ऐसा नहीं कि पुलिस वाले के होने की वजह बाद भी कम्युनिटी जो है वो डरी हुई है, ठीक है, चोरों को उचक्कों से और अपराध जो करने वाले लोग हैं उन लोगों से, ठीक है, डाकुओं से, डकैतों से। अब जो है पुलिस वालों का फिर क्या काम होगा अगर ऐसे ही लोग बाग डरेंगे? तो पुलिस वालों को बल्कि उन्हें ये सिक्योर फीलिंग मेंटेन करनी चाहिए कि जो है कम्युनिटी जो है वो सिक्योर है, ठीक है। फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी इन द कम्युनिटी के अंदर सिक्योरिटी की फीलिंग पैदा करनी चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि हाँ हम सिक्योर हैं क्योंकि बाहर पुलिस वाले जो पुलिस कर्मचारी हैं वो काम कर रहे हैं, तो हम लोग अंदर आराम से सो सकते हैं, इस तरह की फीलिंग होनी चाहिए। फिफ्थ, प्रोटेक्टिंग द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो सोसाइटी का सबसे वीकर सेक्शन है, जो कमज़ोर सेक्शन है, जो कमज़ोर एरिया है, कमज़ोर लोग हैं या कमज़ोर सेक्शन है, उसे प्रोटेक्ट करके रखना। क्योंकि कमज़ोर जो लोग होते हैं, जो कमज़ोर सेक्शन होता है, उसे ये देखी हुई चीज़ है और ये होता है कि अगर कोई कमज़ोर इंसान है तो उसे ताकतवर इंसान दबाने की कोशिश करता है, उसे परेशान करने की कोशिश करता है, ठीक है, उसकी
सीधेपन का फ़ायदा उठाता है। तो ये पुलिस वालों का काम होता है कि कोई ऐसा सेक्शन है, कोई ऐसा ग्रुप है जो कि कमज़ोर है, सीधा है, ठीक है, थोड़ा कमज़ोर है, या पैसों के मामले में कह लिए या कैसे भी कह लिए, अगर कोई गरीब इलाका है तो उस पर अमीर इलाका जो है तो हो सकता है वो सुपीरियर हो जाए, वो अपने आप को उससे सुपीरियर बताए। तो इस तरह से ऐसे जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, उन्हें जो है प्रोटेक्ट करके रखना, बचा के रखना, कि कोई उन्हें परेशान ना करे, कोई उन्हें एक्सप्लॉइट ना करे, उनके राइट्स, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो उनसे ना छीने। सिक्स्थ है प्रोवाइडिंग सर्विसेज एट द टाइम ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज़, नेचुरल कैलेमिटीज़ के टाइम, एमरजेंसीज़ के टाइम, एंड डिज़ास्टर एज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, और डिज़ास्टर्स के टाइम, इन टाइम पे जो है सर्विसेज प्रोवाइड करना। जैसे कि आपने देखा होगा बच्चों, कभी बाढ़ आ जाती है, ठीक है, कभी अर्थक्वेक आ गया, या किसी भी तरह की ऐसे डिज़ास्टर्स कोई चीज़ हो गई, तबाही आ गई, तो इस जगह पर क्या होता है, पुलिस वाले ही तो होते हैं नेचुरल कैलेमिटीज़ में, इन जगह पर जाके सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि कहीं पर आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेडर आते हैं, सो पुलिस वाले आते हैं, और जो है जिन लोग को, जो लोग जल चुके होते हैं या जो लोग एक्सीडेंट में दब गए होते हैं, लगी उनके चोट आती है, ठीक है, जिन्हें एक्सीडेंट के जो शिकार होते हैं उन लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाना, ये सारे काम जो है पुलिस वालों के अंडर में ही आ जाते हैं, फिर पुलिस वाले भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। और वैसे तो फायर ब्रिगेडर अलग होते हैं, उनकी अलग जॉब होती है। इसी तरह से किसी भी तरह की नेचुरल क्लैमिटीज़ है, कहीं पर अर्थक्वेक आया, कहीं पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, तो आपने देखा होगा पुलिस वाले ही होते हैं, और बाकी जो अलग लोग होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वैसे मेनली काम किसका होता है, पुलिस वालों का। बाई हेलीकॉप्टर, बाई शिप और बाई बोट ऐसे करके जा रहे होते हैं, उन लोगों की मदद कर रहे होते हैं, मेडिसिन पहुंचा रहे होते हैं, दवाई पहुंचा रहे होते हैं, जो लोग घायल होते हैं, जिन्हें चोट लगी होती है, उन लोगों को बाकायदा ट्रीटमेंट दिया जा रहा होता है, ठीक है, उनका इलाज करा जा रहा होता है। ये सारे काम जो है इस परेशानियों के मौके टाइम पर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ये लोग। सेवेंथ, रिटेनिंग द इफेक्टिव वर्किंग रिलेशंस विद एवरी सब सिस्टम ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये कह रहे हैं, और जो इफेक्टिव वर्किंग रिलेशन है उसे रिटेन करके रखना, उसे मेंटेन करके रखना विद एवरी सब सिस्टम ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जो भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का कोई भी सब सिस्टम है, उस सभी सब सिस्टम के साथ जो है इफेक्टिव वर्किंग रिलेशन बना के रखना, मतलब अच्छे से और मेहनत से काम करना। उसके बाद आया हु इज़ गुड पुलिस ऑफिसर, ये कह रहे हैं कौन अच्छा पुलिस ऑफिसर है। हम किसे कहेंगे कि ये गुड पुलिस ऑफिसर है, उसके अंदर ऐसी क्या काबिलियत होगी जिसे हम कहेंगे देखकर कि हाँ ये गुड पुलिस ऑफिसर है, ये अच्छा कर्मचारी है, ये अच्छा पुलिस वाला है। ये हम कब कहेंगे और क्या काम देखकर कहेंगे। चलिए तो अभी से ही पढ़ लेते हैं कि कैसे पता चलेगा भाई कि पुलिस वाला अच्छा है, पुलिस ऑफिसर अच्छा है, गुड ऑफिसर है या नहीं है। तो ये कैसे पता चलेगा, इसे भी देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अ गुड पुलिस ऑफिसर शुड बी सेंसिबल। सबसे पहली बात, एक जो गुड पुलिस ऑफिसर होगा, ये कैसे पता चलेगा कि वो सेंसिबल होगा, इंटेलिजेंट होगा, करेजियस होगा, उसके साथ साथ कॉन्फिडेंट होगा, उसके अंदर सिंपैथिक फॉर विक्टिम्स ऑफ क्राइम एंड वीकर सेक्शन, जो वीकर सेक्शन है या क्राइम का जो विक्टिम्स है, जो गवाह होगा, उसके सिंपैथिक होगा, सिंपैथी शो करेगा। सिंपल सी बात है, अगर गुड पुलिस ऑफिसर की बात करें तो उसके अंदर क्या खासियत होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो उसके अंदर क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए कि वो एक सेंसिबल होना चाहिए, समझदार, इंटेलिजेंट, करेजियस मतलब हिम्मत वाला होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए उसे, ठीक है, वो सिंपैथिक होना चाहिए विक्टिम्स के लिए और क्राइम्स के लिए, विक्टिम्स ऑफ क्राइम्स मतलब जो क्राइम का विक्टिम है, जो गवाह है, उसके लिए उसे सिंपैथी शो करनी चाहिए, और वीकर सेक्शन जो है, कमज़ोर सेक्शन जो है, उसके लिए भी वो सिंपैथी शो करना चाहिए उसे, यानी सिंपैथेटिक होना चाहिए, सिंपैथेटिक, ठीक है। ही शुड हैव कैपेसिटी टू विदस्टैंड एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स, उसके पास ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो खड़ा हो सके एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स के साथ साथ। मतलब अब जैसे उसके 8 घंटे की जॉब है, तो अगर 12 घंटे की जॉब करनी पड़े तो वो कर पाए, 13 घंटे की जॉब करनी पड़े तो कर पाए, 24 घंटे की जॉब करनी पड़े तो वो कर पाए। उसके पास ये कैपेसिटी, ये क्षमता होनी चाहिए, ये ताकत होनी चाहिए, इतनी कुव्वत होनी चाहिए कि अगर उसे ज़्यादा काम करने का ज़रूरत पड़े तो वो कर पाए, ठीक है, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट की उसके पास नॉलेज होनी चाहिए। अगर उस कोई स्ट्रेस है, कोई परेशानी है, किसी भी तरह का दबाव है, तो उसे मैनेज करने के लिए उसके पास नॉलेज होनी चाहिए, उसे समझ होनी चाहिए कैसे स्ट्रेस मैनेज करना है। हैव रिस्पेक्ट ऑफ फॉर लॉ, जो कानून है, जो लॉ है, उसकी इज्जत होनी चाहिए उसके दिल में। एंड कूल टेम्परेमेंट, क्या है ये टेम्परेमेंट, मतलब सिंपली ये कहना चाह रहे हैं, कूल टेम्परेमेंट मतलब उसका ठंडे दिमाग का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो शॉर्ट माइंडेड हो, ठीक है, जल्दी से एग्रेसिव नेचर का हो, जल्दी से गुस्सा हो जाए और अचानक से कोई भी डिसीजन ले ले। सोच समझ के, सूझबूझ के साथ, अक्लमंदी के साथ सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते, सारी चीज़ों को देख कर, ठीक है, सारे जो गवाह हैं उन सबको देख कर उसके बाद उन्हें एक्शंस लेना चाहिए, उस पर कार्रवाई तो खैर चलती रहती है, मगर इंस्टेंटली फ़ौरन ही कोई भी एक्शन ले लेना ये भी गलत होता है, ठीक है। हो सकता है जो सही इंसान हो
जो गलत इंसान है वो तो बच गया, जो सही इंसान है उस पर ही क्या हुआ, केसेस दर्ज हो गए, फाइल हो गए, उसके ही चोट आ गई, उसे ही जो है अरेस्ट कर लिया गया। तो ये सारी चीज़ें देख कर करनी चाहिए। दीज आर सम ऑफ द क्वालिटीज़ विच अ गुड पुलिस ऑफिसर शुड पॉजेजेस। ये कह रहे हैं ये जो कुछ क्वालिटीज़ मैंने आपको बताई हैं, ये जो है वो क्वालिटीज़ हैं जो कि एक अच्छा पुलिस वाला जो होता है उसे पजेस करना चाहिए। यानी एक अच्छे पुलिस वाले को ये सारी गुड क्वालिटीज़ जो हैं उसके अंदर ये होनी चाहिए। अगर ये सारी क्वालिटीज़ उसके अंदर मौजूद हैं तो वो गुड पुलिस ऑफिसर है, वो अच्छा पुलिस ऑफिसर है। ठीक है, उसके बाद आया यहाँ पर नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। लैंड रिकॉर्ड्स किसके पास मेंटेन होता है? अभी तक हमने सोहन लाल की जो स्टोरी चल रही थी वो तो हमारी ख़त्म हो गई। सिंपल आपको ये ख़त्म क्यों करा, क्योंकि वहाँ से पुलिस स्टेशन का टॉपिक शुरू करना था, तो वहीं से पुलिस स्टेशन का टॉपिक शुरू किया है। ठीक है, स्टार्टिंग हमारी स्टोरी से ही हुई है। यहाँ पर जैसे कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं कि डू यू थिंक सोहन लाल वॉज डूइंग द राइट थिंग बाय रिपोर्टिंग द मैटर टू द पुलिस स्टेशन। ये कह रहे हैं कि आपको सही लग रहा है कि सोहन लाल ने सही किया? क्या आपके हिसाब से, क्या आप क्या सोचते हैं, क्या आपके हिसाब से सोहन लाल ने सही किया कि वो मैटर जो मसला था उसे पुलिस स्टेशन में दर्ज कर दिया? तो हमारे हिसाब से तो सही था, क्योंकि सोहन लाल इतना अमीर, इतना पैसे वाला तो था नहीं कि वो उन लोगों को मार सके, उन लोगों की ज़बरदस्ती अपनी ज़मीन छीन सके। ठीक है, तो उसने पुलिस स्टेशन में दर्ज की। अब पुलिस स्टेशन, अगर पुलिस वाले सही से अच्छे से सही से काम करते हैं, जस्टिस करते हैं उसके साथ, तो उसे वो पक्का ज़मीन मिल जाएगी। फिर ऐसे ही क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन एनी पुलिस स्टेशन। ये कह रहे हैं कि आपने कभी पुलिस स्टेशन देखा है? तो हर किसी ने देखा है, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा मेरे हिसाब से जिसने पुलिस स्टेशन ना देखा हो। इफ़ यू हैव एनी कंप्लेंट अगेंस्ट योर क्लासमेट व्हाट विल यू डू। ये कह रहे हैं अगर आपके पास कोई क्लासमेट के खिलाफ, अगर आप जो है किसी क्लासमेट के लिए अगेंस्ट उसके कोई कंप्लेंट है, शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? अगर आपका कोई क्लासमेट है, आपका कोई क्लास का साथी है, क्लास का दोस्त है, आपके क्लास में कोई लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है, जो भी है, अगर उसके खिलाफ अगर कोई भी कंप्लेंट है, कोई भी शिकायत है, तो आप क्या करेंगे? तो मेरे हिसाब से हम तो अपने क्लास टीचर से कहेंगे। क्लास टीचर ही हमारे स्कूल के, जो हमारे क्लास के तो हेड क्लास टीचर हो गए, स्कूल के हेड जो है हमारे प्रिंसिपल हो गए। अगर क्लास टीचर नहीं सुनने तो हम अपने प्रिंसिपल से कहेंगे, मगर हम पुलिस स्टेशन थोड़ी ना जाएंगे बच्चों की शिकायत करने कि ये हमारे क्लास में हमें मारता है, ये हमारे क्लास में हमारी बेंच पे बैठ जाता है। ये शिकायत थोड़ी नहीं करी जाती है पुलिस स्टेशन में। ठीक है, तो ये सारे काम क्या हैं, हम तो अपने जो क्लास के टीचर हैं उनसे कहेंगे, ये हमारा मॉनिटर है उससे कहेंगे कि वो टीचर से कहे, या अपने जो प्रिंसिपल हैं उनसे कहेंगे। डू यू थिंक दैट इन केस ऑफ सोहन लाल सिंह पुलिस कुड डू एनीथिंग एज अजब सिंह वॉज अ रिच फार्मर। ये कह रहे हैं क्या आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से जो सोहन लाल वाला ये मसला है कि सोहन लाल की जो ज़मीन हड़प ली उसने अजब सिंह ने, क्या इस मामले में, इस मसले में क्या पुलिस कुछ कर सकती थी? मतलब कुछ कर सकती है? जैसे कि हमें पता है अजब सिंह जो है एक अमीर फार्मर है, तो क्या पुलिस कुछ कर सकती है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि पुलिस जो है अमीर गरीब नहीं देखती है, बल्कि उसका काम ही यही होता है कि जो लोअर सेक्शन है, जो गरीब तबका है, जो गरीब इलाका है या गरीब लोग हैं, उन लोगों को उनके जो उनके जो फीलिंग्स हैं, उनकी सिक्योरिटी को मेनटेन करके रखना। ठीक है, लोअर कम्युनिटी जो है उसकी सिक्योरिटी की देखभाल करना ये किसकी जिम्मेदारी होती है? पुलिस की, क्योंकि अमीर जो लोग हैं उन लोगों के पास इतना पैसा है, ठीक है, वो अपने आप को संभाल सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। मतलब जो गरीब लोग हैं उन लोगों का क्या होगा, उन लोगों को अमीर लोग दबाना चाहते हैं। ठीक है, रिच पीपल, रिच पर्सन जो होते हैं वो उन्हें इन्फीरियर बताना चाहते हैं। तो जो पुलिस स्टेशन वाले, जो पुलिस वाले जो लोग हैं वो बिल्कुल रिच फार्मर जो अजब सिंह है उसे आराम से जो है किडनैप कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। किडनैप नहीं, मतलब अरेस्ट कर सकते हैं, किडनैप का मतलब तो अलग हो गया। अरेस्ट कर सकते हैं क्योंकि उसने जो है इलीगली ही सोहन लाल की ज़मीन पर अपनी ज़मीन को बढ़ाकर जो है बांध लगा दिया था। और अगर वो पटवारी के यहाँ से ज़मीन के कागज़ निकलवाएं तो उससे पता चल जाएगा कि सोहन लाल की ज़मीन कितनी थी, सोहन लाल सिंह की ज़मीन कितनी थी और अजब सिंह की कितनी थी, तो उससे साफ साफ पता चल जाएगा। तो पुलिस इसमें काम कर सकती है आराम से, क्योंकि पुलिस को कोई नहीं रोक सकता, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। पुलिस का काम है लॉ मेंटेन करना, जस्टिस करना, तो वो आराम से कर सकती है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स की मेंटेनेंस। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि जैसे गाँव के इलाके में बात करें तो मेंटेनेंस कैसे होती है लैंड रिकॉर्ड्स की। तो यहाँ देखते हैं, एज वी हैव ऑलरेडी रीड दैट देयर वॉज अ डिस्प्यूट ऑन द शिफ्टिंग ऑफ अ बांध। ये कह रहे हैं जैसे कि हमने पहले ही अभी पढ़ लिया कि जो है वहाँ पर एक अभी लड़ाई चल रही है, डिस्प्यूट चल रहा है सोहन लाल और अजब सिंह के बीच में। सोहन लाल और अजब सिंह के बीच में एक बहस चल रही है, किससे लेकर, बांध के शिफ्टिंग से लेकर, बंद जो था उसके शिफ्टिंग से लेकर बहस चल रही है दोनों के बीच में। अब इन्होंने ये बात क्यों की, क्योंकि हम जो है हमें पता है जैसे कि अभी बात लड़ाई चल रही है दोनों की ज़मीन के ऊपर कि सोहन लाल की ज़मीन जो है अजब सिंह ने थोड़ी सी हड़प ली है। तो इस मामले की बात जो है पटवारी, ये जो होता है मतलब जहाँ पर लैंड रिकॉर्ड्स होता है उससे जो है ये बात पता चल सकती है कौन सी ज़मीन किसकी थी। तो इसीलिए ये बाद में दोबारा से डिस्कस किया गया है
कि इन विलेजेस पटवारी हु हैज़ गवर्नमेंट ऑफिशियल, ये कह रहे हैं गांव के अंदर जो पटवारी होते हैं वो कौन होते हैं, हु इज़ अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं, ठीक है। कीप्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल द फील्ड्स, ये क्या करते हैं, सारे फील्ड्स का रिकॉर्ड्स रखते हैं, जितना भी फील्ड्स है, जितनी भी ज़मीनें हैं उसका रिकॉर्ड्स रखते हैं अपने पास। मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग इट्स रिकॉर्ड इज़ द मेन वर्क ऑफ द पटवारी, ये कह रहे हैं ज़मीन को नापना, ज़मीन को मेजर करना और कीपिंग इट्स रिकॉर्ड इज़ द मेन वर्क ऑफ द पटवारी, और उसका रिकॉर्ड अपने पास रखना, यही मेन काम होता है पटवारी का। मतलब ज़मीन किसी की है उसे नापना, ठीक है, उसे मेज़र करना कि कितनी ज़मीन है, और वो मेज़र करने के बाद वो रिकॉर्ड रखना अपने पास, ठीक है, वो सारे रिकॉर्ड अपने पास रखना कि इसकी ज़मीन 100 गज़ है, इसकी ज़मीन 50 गज़ है, इसकी ज़मीन 200 गज़ है, ये सारे रिकॉर्ड्स अपने पास रखता है पटवारी। नापना भी, ज़मीन को मेज़र करना, ठीक है, और उसका रिकॉर्ड रखना, दोनों काम किसका होता है, पटवारी का। इन सम स्टेट्स पटवारी इज़ ऑल्सो नोन एज लेखपाल, कनुंगो, कर्मचारी और विलेज ऑफिसर्स। ये कह रहे हैं कुछ स्टेट्स में पटवारी को और नाम से भी जाना जाता है। आपने लेखपाल सुना होगा, कनुंगो तो हो सकता है ना सुना हो, मगर कर्मचारी सुना होगा और विलेज ऑफिसर सुना होगा। तो कुछ स्टेट्स में पटवारी कहते हैं, ज़्यादातर गाँव के इलाके में पटवारी कहा जाता है, मगर कुछ स्टेट्स में लेखपाल भी कहते हैं उन्हें, कनुंगो पे कहते हैं, कर्मचारी भी कहते हैं और विलेज ऑफिसर्स भी कहते हैं। तो विलेज ऑफिसर्स जो आपने सुना होगा वर्ड, तो विलेज ऑफिसर्स पटवारी को ही कहते हैं। द पटवारी इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल इन अ विलेज, ये कह रहे हैं जो पटवारी है वो एक इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल है विलेज का, एक बहुत मेन, बहुत ज़रूरी और ज़रूरतमंद ऑफिशियल है, कर्मचारी है, बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल है, कर्मचारी है विलेज का। क्यों? क्योंकि इसके पास सारे रिकॉर्ड होते हैं। द पटवारी हैज़ टू कीप एन अपडेटेड रिकॉर्ड ऑफ लैंड इन हिज बुक, जो पटवारी है उसे जो है क्या करना पड़ता है, जो अपडेटेड रिकॉर्ड है लैंड के, ज़मीन के, उसके बुक में उसे लिखना पड़ता है। कि हो सकता है जैसे कि कोई आदमी हो, उसकी 100 गज़ ज़मीन हो, उसने 50 गज़ बेच दी, तो वो जो 50 गज़ जिसने खरीदी है उसका भी रिकॉर्ड उसे अपने पास रखना पड़ेगा। उसकी ज़मीन को नापना, उसे मेंटेन करना, ये सारा काम जो लिखा पढ़ी का काम होता है, ये सब ज़मीन लिखवाने का काम, ये सब पटवारी के पास ही होता है, ठीक है, पटवारी ही रिकॉर्ड रखता है। इन एनी डिस्प्यूट ओवर लैंड द रिकॉर्ड्स ऑफ द पटवारी मैटर मच, ये कह रहे हैं किसी भी ज़मीन के अगर मामले की बात करें, उस पर अगर कोई भी डिस्प्यूट्स हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो जो रिकॉर्ड्स होते हैं पटवारी के वो ज़्यादा मैटर करते हैं उसमें। पटवारी मैटर मच, उसमें ज़्यादा ही जो पटवारी के जो रिकॉर्ड्स हैं उसके पास जो मौजूद हैं वो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, मैटर करते हैं उसमें। क्यों? क्योंकि अगर कोई, जैसे कि अब ये सोहन लाल और किसकी, सोहन लाल और अजब सिंह की लड़ाई हो रही थी, सोहन लाल की ज़मीन अजब सिंह ने हड़प ली थी, तो सोहन लाल पटवारी के साथ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करके या पुलिस वालों के साथ जाकर पटवारी के पास जा सकता है, या डायरेक्टली पटवारी के पास जा सकता है और जो है पटवारी से जो है रिकॉर्ड निकलवा सकता है और चेक करवा सकता है कि वो जब पटवारी नापेगा तो उसे पता चल जाएगा कि हाँ ये तो सोहन लाल की ज़मीन इन्होंने आधी ले रखी है या जितनी भी ले रखी है, तो पता चल जाएगा। मगर ऐसा होता है ना, अब वो जो है सरपंच के आदमी थे, उसका चाचा जो है हेड था, अजब सिंह का चाचा हेड था, उसका भाई खुद जो है मेंबर है पंचायत का, तो हो सकता है पटवारी भी उनसे डरे, पटवारी को भी हो सकता है वो लोग अंडर में ले लें। वैसे भी पटवारी को डरना नहीं चाहिए कि पटवारी की तो गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, पटवारी का जो है उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, पटवारी को तो अपना जो उसका काम है वो अच्छे से करना चाहिए। मगर हो सकता है कुछ लोग जो है पैसे खिला देते हैं, उसमें पटवारी भी ना माने, पटवारी भी उसका साथ ना दे, तो मेन मुद्दा यही बचता है, पुलिस वालों के साथ जाए, पटवारी के पास जाकर रिकॉर्ड्स निकलवाए, उसमें चेक कराए, उससे सोहन लाल को फिर ज़मीन मिल सकती है। तो फिर है द पटवारी यूजुअली हैज़ वेज ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चर फील्ड्स इन सम प्लेसेस अ लॉन्ग चेन इज़ यूज, ये कह रहे हैं जो पटवारी होते हैं बच्चों, उनके पास अलग अलग वेज, अलग अलग तरीके होते हैं ज़मीन एग्रीकल्चर फील्ड्स, जो खेतों को नापने की, खेतों की जो फील्ड्स होती है उसे नापने की अलग अलग उनके तरीके होते हैं, जिससे वो मतलब नापते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अपने पास स्केल होता है, तो अपने लाइन खींचनी होती है 15 सेंटीमीटर की, तो स्केल से खींचते हैं। ऐसी जो टेलर होते हैं वो इंची टेप यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही बड़े बड़े जो चेन होती हैं, अलग अलग रस्सियाँ होती हैं, उस पर मार्क करा होता है कि 1 मीटर 2 मीटर 10 मीटर की रस्सी है, इस तरह से, या फिर जो इंची टेप होते हैं बड़े वाले, ठीक है, वो यूज़ करते हैं। तो इस तरह की अलग अलग जगहों पर जो है अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं पटवारी ज़मीन को नापने के लिए। इसी तरह से यहाँ पर लिखा इन सम प्लेसेस अ लॉन्ग चेन इज़ यूज़, ये कह रहे हैं कुछ जगहों पर तो एक बड़ी सी चेन यूज़ होती है, बड़ी सी एक चेन यूज़ होती है ज़मीन को नापने के लिए। द पटवारी इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग द लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स, और जो पटवारी होता है वही जिम्मेदार होता है लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का फार्मर से। जो किसान होते हैं, जो खेती करते हैं, जो किसान होते हैं, उन लोगों से जो टैक्स होता है, जो लैंड का, ज़मीन का जो किराया होता है, मतलब जो टैक्स होता है जो हर किसी को देना पड़ता है,
तो वो जो गवर्नमेंटल टैक्स होता है वो वाला टैक्स जो है इकट्ठा कौन करता है, वो ही पटवारी ही करता है, वही इसका जिम्मेदार होता है। ही प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन द एरिया, और उसे ही ये जो इन्फॉर्मेशन होती है कि कितनी जो है किस तरीके की गवर्नमेंट ने मतलब किस तरीके की क्रॉप जो है उस एरिया में उगी है, ये गवर्नमेंट को सारी इन्फॉर्मेशन कौन देता है, यही पटवारी ही देता है। पटवारी का ही काम होता है कि गवर्नमेंट को ये सारी इन्फॉर्मेशन बताना कि उस एरिया की क्रॉप्स कैसी उगी है, कितनी उगी है, कैसी खेती हुई है। फार्मर्स में चेंज द साइकिल ऑफ देयर क्रॉप्स, ये कह रहे हैं फार्मर जो है अपने हिसाब से क्रॉप साइकिल चेंज कर सकते हैं, उनकी मर्ज़ी है कुछ भी उगाएं। दे कैन ऑल्सो मेक अल्ट्रेशन इन द यूज़ ऑफ देयर लैंड, उनकी मर्ज़ी है वो कुछ भी अल्ट्रेशन कर सकते हैं, कुछ भी बदलाव कर सकते हैं अपनी ज़मीन में। अब ऐसा नहीं है कि वो अपनी ज़मीन है उनकी कुछ नहीं कर सकते, वो अपनी ज़मीन है, ज़रूरी नहीं है वो खेती कर रहे हैं खेती करें, मुर्गी पाल लें मुर्गी पालें, भैंसे पाल लें भैंसी पालें, डेयरी खोल लें डेयरी खोलें, टैक्स कोई भी उसमें काम कर रहे हैं वो काम करें, ठीक है, उनके ऊपर है, वो उनकी जिम्मेदारी है। मतलब रिकॉर्ड करना किसका काम है, वो पटवारी का काम है। वेन एवर देयर इज सम नेचुरल कैलेमिटी लाइक फ्लड और ड्रॉट द पटवारी हैज़ टू इन्फॉर्म द गवर्नमेंट अबाउट इट, ये करें कभी भी ऐसी कोई नेचुरल कैलेमिटी, कोई कुदरत की तरफ से कोई परेशानी वाली बात आ जाए, जैसे कि मतलब जैसे कि फ्लड यानी बाढ़ आ गई या ड्रॉट यानी सूखा पड़ गया, इस तरह के गांव में ज़्यादातर होता है कि बाढ़ आ जाती है या वहाँ पर सूखा पड़ जाता है, खेती नहीं हो पा रही। तो इस तरह की जो परेशानियाँ जो गांव में अगर कभी आ जाती हैं तो वो कौन बताता है, ये परेशानी किसे बताते हैं, गवर्नमेंट को बताते हैं। ये पटवारी का ही काम होता है। क्या, द पटवारी हैज़ टू इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, ये पटवारी को क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को इसके बारे में अबाउट इट, हैज़ टू इन्फॉर्म द गवर्नमेंट अबाउट इट। ये जो परेशानियाँ आती हैं, नेचुरल क्लाइमेटीज़ आती हैं, इसके बारे में पटवारी को गवर्नमेंट को बताना पड़ता है। अब कहीं पर बाढ़ आई है तो पटवारी जो होगा उस गांव का, वो जो है गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा कि इस एरिया में बाढ़ आई है। फिर उसकी जब वो रिपोर्ट पहुंचेगी या वो जब इन्फॉर्म करेगा तो उससे जो है फिर हेल्प आएगी, गवर्नमेंट की तरफ से मदद आएगी गाँव वालों के लिए। पटवारी इज़ द लिंक बिटवीन द फार्मर एंड द गवर्नमेंट, और पटवारी ही जो है एक लिंक होता है, या हम कह सकते हैं एक रास्ता होता है फार्मर और गवर्नमेंट के बीच का। मतलब डायरेक्ट फार्मर जाके गवर्नमेंट से बात नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ पर खेती ऐसी हो रही है, हमें बीज चाहिए, या हमारे यहाँ पर बाढ़ आई है, या हमारे यहाँ पर सूखा पड़ रहा है, गवर्नमेंट से जाके डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। पटवारी ही रास्ता बनता है उनका। फार्मर जो है पटवारी को बताते हैं, फिर पटवारी गवर्नमेंट को बताती है, फिर उससे जो है फिर हेल्प मिलती है। इम्पोर्टेंस ऑफ खसरा रिकॉर्ड, ये कह रहे हैं ये जो खसरा रिकॉर्ड होता है इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। अब ये खसरा रिकॉर्ड क्या है देख लेते हैं, चलिए। द खसरा रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ अ प्लॉट वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ ओनरशिप, ये कह रहे हैं जो खसरा रिकॉर्ड होता है बच्चों वो क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, क्या कंसिस्ट होता है। खसरा रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ प्लॉट वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ ओनरशिप, प्लॉट वाइज डिस्क्रिप्शन होता है ओनरशिप का कि कौन जो है कितना एरिया उसका मौजूद है, मतलब कौन कितना मतलब कौन किस जगह का मालिक है, उसका प्लॉट वाइज डिस्क्रिप्शन उसके अंदर लिखा होता है, उसे हम कहते हैं खसरा रिकॉर्ड। खसरा रिकॉर्ड में ये होता है कि 100 गज़ की ज़मीन इनकी है, फिर अगले पेज पर अगली जगह पर मतलब हर पूरे गांव में जिसकी ज़मीन प्लॉट वाइज जो है डिस्क्रिप्शन उसके बारे में लिखा होता है, कौन किसका मालिक है, कौन सी ज़मीन किसकी है, कौन किस खेत का मालिक है, किसका नाम है, कितना एरिया है, कितनी ज़मीन उसकी है, ये सब, ठीक है, कहाँ पर है, जगह क्या है, सब कुछ। एरिया है, जैसे क्लासिफिकेशन है, शेयर ऑफ ओनरशिप है, एंड द स्टेटस थ्योरी देयर ऑफ है, मतलब किसी कैसे भी तरीके का रिकॉर्ड जो है गांव का पूरा ज़मीन का ओनरशिप का कि ये इस जगह का मालिक है, ठीक है, या ये शेयर ऑफ ओनरशिप की 50% और 50% इसका है, मतलब ये आपस में पार्टनर हैं, ये सारे रिकॉर्ड्स जो है खसरा रिकॉर्ड्स के अंदर मौजूद होते हैं। खसरा नंबर इज़ अ नंबर, खसरा इज़ अ नंबर यूज फॉर लैंड विच इज़ ओन्ड बाई एन इंडिविजुअल विलेजर, ये कह रहे हैं खसरा जो है एक नंबर होता है। क्या, खसरा जो है एक इज़ अ नंबर, खसरा एक नंबर होता है जो कि ज़मीन के लिए इस्तेमाल होता है। विच इज़ ओन्ड बाई, वो किसके ज़रिए किस ज़मीन के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि ओन्ड बाई एन के बाद नेक्स्ट पेज, ओन्ड बाई एन इंडिविजुअल विलेजर, जो कि किसी भी हर एक की बात करें, कोई भी अगर गांव का आदमी है, विलेजर्स है, उसके ज़रिए जो उसकी जो ज़मीन होती है, जो लैंड होती है, उसके लिए यूज़ होता है खसरा, उसे हम कहते हैं नंबर होता है, ये ज़मीन के लिए यूज़ होता है। और विलेज कम्युनिटी, और किसी विलेज कम्युनिटी के लिए हम यूज़ करते हैं। इट आइडेंटिफाइज विच प्लॉट ऑफ लैंड इज़ ओन्ड बाई होम, ये क्या आइडेंटिफाई करता है कि ज़मीन का कौन सा प्लॉट है, ज़मीन का कौन सा टुकड़ा है जो कि किसके ज़रिए
ओन्ड है, कौन किसका मालिक है। मतलब इसी खसरा रिकॉर्ड्स के ज़रिए पता चलता है, आइडेंटिफाई होता है कि ज़मीन का कौन सा टुकड़ा है, कहाँ पर मौजूद है, कौन सा एरिया है, क्या उसका एड्रेस है, और उस एड्रेस पे वो अगर वो ज़मीन है तो वो किसकी है और वो कितनी है, ठीक है, कितनी पुरानी है, कितने में ली गई थी, पहले कौन मालिक था, बाद में किसने बेचा, किसने ख़रीदा, ये सारा रिकॉर्ड खसरा रिकॉर्ड के अंदर होता है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट, द खसरा रिकॉर्ड ऑफ द पटवारी गिव्स यू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्लॉट ऑफ लैंड ओन बाय द पीपल। ये कह रहे हैं अगर खसरा रिकॉर्ड जो पटवारी का होता है वो आपको ये इन्फॉर्मेशन देता है किसके बारे में, रिगार्डिंग द प्लॉट ऑफ लैंड, लैंड का जो प्लॉट, ज़मीन का जो टुकड़ा है, प्लॉट है, उसके बारे में आपको वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाएगा, बताएगा कि ओन बाय द पीपल, की कौन सी ज़मीन किसके ज़रिए ओन की गई है, कौन किस ज़मीन का मालिक है, ये आपको खसरा रिकॉर्ड के अंदर पता चल जाएगा जो कि पटवारी के पास मौजूद होता है। दूसरा, ऑन द खसरा मैप वन कुड सी एग्जैक्ट शेप एंड साइज ऑफ एवरी फील्ड, एवरी वेल एंड एवरी लार्ज ट्री। ये कह रहे हैं अगर हम खसरा एक मैप भी होता है, जैसे खसरा रिकॉर्ड होता है, इसके अंदर एक मैप भी बाकायदा बनाया गया होता है, नक्शा बनाया गया था, उसमें यहाँ तक कि कोई इंसान ये भी देख सकता है कि मेरे खेत का शेप कैसा है, साइज़ कैसा है हर फील्ड का। जैसे मान लो गांव के अंदर 100 ज़मीनें हैं तो 100 ज़मीन, एक ज़मीन चौकोर है, एक ज़मीन रेक्टेंगल है, ठीक है, एक ज़मीन थोड़ी तिकोनी है, थोड़ी टेढ़ी है, वो सारी जैसी ज़मीनें होंगी वैसे ही बना भी होगा। और यहाँ तक कि ज़मीन के साथ साथ कुछ जो है वहाँ पर क्या बना होता है, एवरी वेल, हर कुएँ बने होते हैं। जैसे कि एक ज़मीन यहाँ है, वहाँ पर कुआं बना है, फिर कुछ दूर पे कुआं बना है, तो वो कुएँ भी उस पर बने होते हैं। एवरी लार्ज ट्री, यहाँ तक के जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो भी बनाए होते हैं उस पर, कि इंसान को पता चल जाए कि यहाँ पर ये रास्ता यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें उस पर बनाई होती हैं खसरा मैप पे, जो कि इंसान आराम से देखकर समझ सकता है। थर्ड है, एवरी फील्ड इज़ नंबर्ड एंड द खसरा रिकॉर्ड्स द नेम ऑफ द एक्चुअल कल्टिवेटर। ये कह रहे हैं जो हर फील्ड्स होती है वो नंबर्ड होती है, उस पर नंबर लिखा होता है, और खसरा रिकॉर्ड्स होते हैं उसके द नेम ऑफ द एक्चुअल कल्टिवेटर, और जो नेम होता है एंड द खसरा रिकॉर्ड्स द नेम ऑफ द एक्चुअल कल्टिवेटर्स। जैसे कि अब हर फील्ड है, हर जो खेत है उस पे जो है हर खेत का नंबर होता है। जैसे कि मैंने माना 100 खेत हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके खेतों के नंबर होंगे या फील्ड के नंबर होंगे, जो ज़मीनें हैं उसके नंबर होंगे। और जो खसरा जो है वो क्या करता है, रिकॉर्ड्स द नेम ऑफ द एक्चुअल कल्टिवेटर, जो एक्चुअल कल्टिवेटर है उसका नाम भी रिकॉर्ड करके रखता है। द वन हु वॉज इन फिजिकल पोजिशन ऑफ द फील्ड, जो कि उस फील्ड पर जो फिजिकल पोजिशन में मौजूद है उसका भी रिकॉर्ड रखता है। मतलब जो उस टाइम उस ज़मीन पर काम कर रहा है, उस ज़मीन का मालिक है, ये सारे रिकॉर्ड, या उस ज़मीन से पहले कौन मालिक था, उस आदमी से पहले कौन मालिक था, या जो उसका मालिक है उसका रिकॉर्ड रखना, और उसके मालिक के अलावा जो उस पर काम कर रहा है उसका रिकॉर्ड रखना। हो सकता है कि मालिक कोई और हो, ज़मीन किसी और की हो, काम कोई और कर रहा हो, या पहले किसी और की हो बाद में बेच गया हो कोई और, तो ये सारे रिकॉर्ड उसके पास होते हैं। यहाँ तक कि ये भी पता चल जाता है कि इस आदमी ने किससे ख़रीदी है, और जिससे ख़रीदी है क्या वो उसकी अपनी ज़मीन थी या वो उसने भी किसी से ख़रीदी थी। ये सारे पुराने से पुराने रिकॉर्ड्स किसके पास होते हैं, पटवारी के पास। और ये पटवारी जो रिकॉर्ड बनाता है इसी रिकॉर्ड को कहते हैं खसरा रिकॉर्ड, जिसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन जो अभी हमने पढ़ी है, डिस्क्राइब की है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसी खसरा रिकॉर्ड के अंदर मौजूद होती हैं। इन टुडेज़ वर्ल्ड टेक्नोलॉजी सच एज कंप्यूटर मैपिंग सॉफ्टवेयर एंड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी GIS सॉफ्टवेयर जो होता है हमारा, एक्सेट्रा हैव डन वंडर्स। ये कह रहे हैं आज के दुनिया में, आज की अगर दुनिया की बात करें जो टेक्नोलॉजी है, जैसे कि हमारा कंप्यूटर मैपिंग सॉफ्टवेयर है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये सब और बहुत सारे ऐसे एक्सेट्रा जो है, बहुत सारे प्रोग्राम हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, इन्होंने जो है एक वंडर काम किया है, बहुत खूबसूरत काम किया है, और बहुत ज़्यादा ईजी और यूज़फुल है। द डेटा कैन बी मेड ईजिली अवेलेबल टू द पीपल एंड इट्स रेगुलरली अपडेटेड ऑन कंप्यूटर। अब ये बहुत ज़्यादा इजी भी हैं और यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, इन्फॉर्मेटिव तो होते ही होते हैं, यूज़फुल भी हैं, इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें सालों सालों का, लाखों तो नहीं कहेंगे, सालों सालों तक का, 10-10 20-20 सालों तक का रिकॉर्ड हम कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। अगर हम पटवारी की बात करें, जो पहले गाँव में क्या होता था, फ़ाइलों पर रखा हुआ है, हो सकता है कोई फ़ाइल ही चुरा के ले जाए। चुराना आसान नहीं है मगर करने वाले कर लेते हैं। हो सकता है फ़ाइल चुरा के ले जाएँ, या हो सकता है जहाँ पर ऑफिस है वहाँ पर आग लग गई, तो आग लगने की वजह से क्या होगा, जो सारी फाइलें जल गई। और कंप्यूटर में क्या है, कोई फ़ाइल डिलीट नहीं होगी, और डिलीट भी होती है तो उसका वो बैकअप रखते हैं। बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं, फ़ौरन सर्च करने में आसानी होती है। अगर मैं फ़ाइलों में मैंने रख रखा है 10 साल पुरानी ज़मीन के बारे में कोई पूछने आ रहा है, तो मुझे बहुत पुरानी फ़ाइल ढूंढनी पड़ेगी। उसमें तो मुश्किल से 1 हफ्ता तो उसकी फ़ाइलें ढूंढने में लग जाएगा कि कौन सी फ़ाइल थी, किस में कौन मालिक था, क्या था, उसका रिकॉर्ड ही ढूंढने में से टाइम लगेगा, इतनी फ़ाइलें होती हैं। तो कंप्यूटर में हमारा ये सारा काम आसान हो गया है, और रेगुलरली अपडेट होता रहता है कंप्यूटर के ऊपर। ये सारे जो ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं, और सारा जो डेटा है वो अपडेट भी होता रहता है। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ द
फंक्शन ऑफ तहसीलदार। अब हम बात करते हैं तहसीलदार की। तहसीलदार जो होता है उसका फंक्शन क्या होता है? सीनियर ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर होता है जिसे हम कहते हैं तहसीलदार। आपने तहसीलदार सुना होगा पहले भी, नहीं सुना होगा तो आप सुन लिए, वैसे तो तहसीलदार आपने सुना ही होगा, और नहीं सुना होगा तो आप सुन लिए। सीनियर ऑफिसर होता है तहसीलदार, इज़ अपॉइंटेड टू सुपरवाइज एंड कीप चेक ऑन पटवारीज वर्क। देखो, जो पटवारी होता है, पटवारी से ऊपर एक ऑफिसर बनाया जाता है, एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है, उसे जॉब दी जाती है टू सुपरवाइज एंड कीप चेक ऑन द पटवारीज वर्क, कि पटवारी का जो वर्क है उसे सुपरवाइज करना, उससे काम देना, काम उसका करवाना, और उसके ऊपर नज़र रखना कि पटवारी सही से काम कर भी रहा है नहीं। जैसे कि हमारे स्कूल में टीचर होते हैं, टीचर के ऊपर हमारा प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो इसी तरह से जो पटवारी होते हैं, पटवारी के ऊपर भी एक होता है, उसे हम कहते हैं तहसीलदार। तहसीलदार का काम क्या होता है कि उसे सुपरवाइज करना और उसके काम को चेक करना, कहीं वो काम सही से कर भी रहा है नहीं। ऐसा तो नहीं पटवारी जो है फालतू में बैठा हुआ है और कोई काम नहीं कर रहा है, तो उस पर नज़र रखने का काम किसका है? तहसीलदार का। द तहसीलदार इज़ अ लैंड रेवेन्यू ऑफिसर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो तहसीलदार होता है वो लैंड रेवेन्यू ऑफिसर के नाम से जाना जाता है, मतलब लैंड रेवेन्यू ऑफिसर कहलाता है। ही सुपरवाइज द वर्क ऑफ द पटवारी टू मेक श्योर दैट द लैंड रिकॉर्ड्स आर प्रॉपर्ली मेंटेन एंड लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। वो सुपरवाइज करता है पटवारी के वर्क को, पटवारी के काम को सुपरवाइज करता है, उस पर नज़र रखता है, उस पर देखभाल करता है। क्या देखने के लिए? टू मेक श्योर, ये देखने के लिए, ये मेक श्योर करने के लिए कि कहीं जो पटवारी है वो लैंड का रिकॉर्ड सही से प्रॉपर्ली मेंटेन करके रख रहा है, लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट कर रहा है, ज़मीन के टैक्स को कलेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पटवारी के ये सारे काम को देखना, ये किसका काम होता है? तहसीलदार का। The Tehsildar of a district keeps watch on the seasonal condition of crops and listen to the difficulties of the cultivators। तहसीलदार का क्या काम होता है? तहसीलदार ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कीप्स, तहसीलदार किसी भी डिस्ट्रिक्ट का होता है जो वो नज़र रखता है किस पर? सीजनल कंडीशन ऑफ द क्रॉप्स। जो क्रॉप्स जो है, जो धान उगी है या जो भी खेती हुई है, तो जो अनाज उगा है, जो गल्ला उगा है, उस पर हर साल सीजनल कंडीशन को उसको देखना कि किस तरीके की हमारी खेती हुई है, सही से हुई है, नहीं हुई है, और क्या हो सकता है, मेंटेन कैसे किया जा सकता है, ये सारा काम तहसीलदार का होता है। एंड लिसन टू द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ द कल्टीवेटर, और जो कल्टीवेटर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, मेनली अगर हम बात करें जो क्रॉप्स उगा रहे हैं, उनकी डिफ़िकल्टीज़, उनकी परेशानियों को सुनना। हो सकता है कोई फार्मर ऐसा हो, वो कहे कि हमारे खेतों पर पानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो उनकी किसी न किसी तरीके से मदद करना, क्योंकि अगर हम वो लोग फार्मर की मदद नहीं करेंगे बच्चों, तो किसी भी इंसान को अनाज नहीं मिलेगा खाने को, तो ये उनका काम बनता है। ही ऑल्सो टूर्स द एरिया अफेक्टेड बाय द नेचुरल कैलेमिटीज़ लाइक फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक एक्सेट्रा। और वो उन एरिया में भी जो अफेक्टेड एरिया होते हैं वहाँ पर जा जाके टूर करते हैं, मतलब सिंपल हम बात करें तो वो सफ़र करते हैं, उस एरिया में जाते हैं, घूमते हैं और देखते हैं कि जहाँ पर बाढ़ आई हुई है, जहाँ पर कहीं सूखा पड़ा हुआ है, कहीं पर अर्थक्वेक आ गया है, तो उस एरिया में जाकर वो क्या करते हैं? उसका मुलायजा करते हैं। मतलब सिंपल अगर हम बात करें तो उस एरिया को हम जाकर वो नज़र मारते हैं, एक बार देखते हैं कि, और देखते हैं कि उसकी कंडीशन क्या है, परेशानी क्या है, और उन लोगों की जो कंडीशन है उन पर हेल्प करते हैं। जैसे कि अब कहीं का जो है एक एरिया ऐसा है, वहाँ पर अर्थक्वेक आ गया, सारे घर टूट गए, बहुत से लोगों की जान चली गई, तो वो सारी रिकॉर्ड जो है, रिपोर्ट जो कौन देगा? वो तहसीलदार ही जो है फिर वो गवर्नमेंट के पास पहुंचाता है। तहसीलदार ही होता है वो जो है पटवारी को काम देता है, या पटवारी जो है फिर उसे गवर्नमेंट को पहुंचाता है। तो इस तरह से वन स्टेप बाय स्टेप ये सारे काम होते हैं। ही ऑल्सो टूर्स द एरिया अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक एक्सेट्रा एंड प्रोवाइड्स रिलीफ टू द पीपल, और लोगों को जो है रिलीफ पहुंचाता है, सुकून पहुंचाता है, ठीक है, उन्हें मदद करता है। ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम विलेज टूर्स, ये करें विलेज टूर से अपने रिटर्न पर, ही प्रिपेयर अ रिपोर्ट एंड रिकमेंड इट टू द गवर्नमेंट। वो जब, जैसे कि कुछ एरिया में जहाँ पर बाढ़ आई थी, जहाँ पर अर्थक्वेक आया था, जहाँ पर सूखा पड़ा हुआ था, ड्रॉट आया था, उस एरिया से जब वो वापस लौट रहे होते हैं, तो उस एरिया से जब वापस लौटते हैं तो वो उस एरिया की जहाँ से वो सफ़र टहल के आए होते हैं, जहाँ से वो ये कह सकते हैं जहाँ पर वो चेक करने गए थे, ठीक है, रिपोर्ट बनाने गए थे, वहाँ से बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार करके लाते हैं। एंड रिकमेंड इट टू द गवर्नमेंट, और उसे गवर्नमेंट रिगार्डिंग द रिलीफ फंड टू द, और फिर वो उसे जो है गवर्नमेंट को रिकमेंड करते हैं, किस लिए? रिगार्डिंग द रिलीफ फंड टू द अफेक्टेड पीपल, जो अफेक्टेड पीपल है उनके लिए रिलीफ फंड की रिगार्ड करते हैं, मांग करते हैं। मतलब जैसे कि कोई इंसान है, कोई परिवार है जिसके फादर की डेथ हो गई, जिसका कोई बेटा मर गया, ठीक है, बाढ़ आई थी, तो उन लोगों को कुछ पैसा दिया जाता है, जिससे जो है उन लोगों के जो नुकसानात हुए हैं, जैसे कोई इलाज कोई जो है भर्ती है मेडिकल में, तो उसका इलाज करवाना, पैसा देना, क्योंकि गांव के लोग हैं, वो लोग कहाँ से करेंगे। और यहाँ तक कि बाढ़ आई थी, बाढ़ में तो हर कुछ चीज़ें बह के चली जाती हैं,
अगर बचता है तो इंसान खुद अपने आप बच पाता है, वरना इंसान भी मर जाते हैं। तो फिर उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से मदद मांगना, ये सारे रिपोर्ट बनाना कि कौन कौन से घर हैं, कितने लोग मारे गए, कितने लोगों का कितना नुकसान हुआ, ज़मीनें गई, घर गए, छत गए, तो ये सारे रिकॉर्ड्स जो है मेंटेन करके वो पहुंचाता है गवर्नमेंट के पास, और उससे फिर उनके लिए पैसा मांगते हैं, उनके लिए फ़ंड मांगते हैं। ठीक है, ही इज़ असिस्टेड बाय अ नायब तहसीलदार इन हिज वर्क, और वो जो है एक नायब तहसीलदार होता है, उसके ज़रिए असिस्ट किया जा रहा होता है। मतलब एक तहसीलदार, फिर तहसीलदार के ऊपर नायब तहसीलदार, जो कि इनके ज़रिए असिस्ट किया जा रहा होता है। द मेन फंक्शन ऑफ द तहसीलदार आर, तहसीलदार का मेन फंक्शन क्या होता है? द लैंड डिस्प्यूट्स आर हर्ड एट द तहसीलदार ऑफिस। जो लैंड के डिस्प्यूट होते हैं, ज़मीन के जो मसले आते हैं, मसले मसाइल जो आते हैं ज़मीनों के, कि इसने मेरी ज़मीन हड़प ली, ये मेरी ज़मीन है, ये मेरी ज़मीन पर काम कर रहा है, मेरी ज़मीन पर खेती कर रहा है, और इसने मेरी ज़मीन को इतना ले लिया, ये वो जिस भी तरीके का ये ज़मीन का जो मामले होते हैं, ये सारे जो लैंड डिस्प्यूट्स होते हैं वो तहसीलदार के ऑफिस में आते हैं। ठीक है। सेकंड, टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ द पटवारी, पटवारी का वर्क सुपरवाइज करने के लिए, एंड इंश्योर दैट लैंड रिकॉर्ड्स आर प्रॉपर्ली केप्ट एंड लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड, और जो पटवारी का जो वर्क है, काम है, उस पर सुपरवाइज करना, उस पर नज़र रखना, और ये इंश्योर करना कि लैंड का रिकॉर्ड जो है वो प्रॉपर्ली रखा हुआ है या नहीं, या लैंड का जो रेवेन्यू है, जो टैक्स है, वो कलेक्ट हो रहा है या नहीं, पटवारी जो है वो टैक्स कलेक्ट कर रहा है या नहीं, या रिकॉर्ड बना रहा है ज़मीनों का या नहीं, कहीं खेत बेचे जा रहे हैं, खेत खरीदे जा रहे हैं, उसका रिकॉर्ड है या नहीं। तो ये सारे रिकॉर्ड देखना कि पटवारी काम कर रहा है कि नहीं, ये सारा काम कौन करता है? तहसीलदार। टू इंश्योर दैट फार्मर इजीली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ देयर रिकॉर्ड्स, और ये भी इंश्योर करना कि जो फार्मर हैं, जो किसान हैं, क्या उनके जो पटवारी ने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, उसके रिकॉर्ड्स की कॉपी फार्मर को, किसानों को दी जा रही है या नहीं। क्योंकि हो सकता है फार्मर के पास कोई सबूत ना हो, तो पटवारी भी वो सबूत गायब कर दें, और फिर बाद में वो फार्मर की ज़मीन कोई और छीन ले, तो फार्मर को भी एक कॉपी दी जाती है ना। जैसे कि रिकॉर्ड जो है तहसीलदार के पास तो रहेंगे, और उसके बाद ट्रेस पेपर जो होता है उसके ज़रिए, और बाकी जो अलग अलग पेपर होते हैं गाँव में तो वैसे वही यूज़ करते हैं, तो उसकी जो है एक कॉपी जो है फार्मर को दी जाती है सबूत के तौर पर, कि फार्मर के पास भी सबूत हो कि हाँ इतनी ज़मीन, ये ज़मीन मेरी है। फिर फोर्थ, टू हेल्प स्टूडेंट इन ऑब्टेनिंग देयर कास्ट सर्टिफिकेट, और हर जितने भी स्टूडेंट होते हैं उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट जो है बनाए जाते हैं, जैसे OBC, ठीक है, शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट, ST SC, ये सारे सर्टिफिकेट होते हैं बच्चों, जो अलग अलग सर्टिफिकेट बनते हैं। ठीक है, वो सर्टिफिकेट भी ऑब्टेन कराना हर स्टूडेंट को, ये भी किसका काम होता है? ये तहसीलदार का ही फंक्शन होता है। ये किसका काम होता है? तहसीलदार का ही ये काम होता है। तो यहाँ पर हम बच्चों अपना पार्ट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ये फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और ये आगे जो 3 पार्ट हैं ये और एक्सरसाइजेज हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो हमारा कौन सा पार्ट था बच्चों? ये पार्ट नंबर 7 था। पार्ट नंबर 7 था, तो हम यहाँ पर पार्ट नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। हम यहाँ लिख दिए आप पार्ट 7 कंप्लीटेड। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ लिख दिए पार्ट 7 कंप्लीटेड। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करेंगे, वरना अगर हमने आगे पढ़ाया तो हमारी वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। यहाँ पर क्या लिखेंगे? पार्ट 8। यहाँ हमारा पार्ट 8 स्टार्ट होगा, तो यहाँ लिखेंगे आप पार्ट 8 स्टार्टेड। तो आज का खाली हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमें पढ़ना है फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और न्यू इनहेरिटेंस लॉ, अदर पब्लिक सर्विसेज, अ सर्वे, उसके बाद पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी PDS। उसके बाद सारी हमारी एक्सरसाइजेज हैं, हमें ये करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पर हमारा सिविक्स का भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले इसके कंटेंट पे आइए। जैसा कि हमने बताया अभी पार्ट 7 हमारा कंप्लीट हो गया है, और कौन सा पार्ट स्टार्ट होगा नेक्स्ट टाइम? पार्ट 8 स्टार्ट होगा। तो हमारा ये चैप्टर भी 2 पार्ट में है, इसका पार्ट 7 कंप्लीट। अब नेक्स्ट टाइम हम जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा पार्ट 8। सो नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे बच्चों हम पार्ट 8। थैंक यू वेरी मच। जितना हमने कराया है वो आपको अच्छे से कर लेना है। अस्सलामु अलैकुम।